हेलो दोस्तों, और हम लोग एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो एसी सर्किट जानेंगे, एसी सर्किट होता क्या है, कैसे काम करता है। तो एसी सर्किट क्या होता है, एसी सर्किट के बारे में जानेंगे। आर क्या होता है, एलसी क्या होता है, सारे जितना आए एसी सर्किट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम लोग एसी सर्किट चलते हैं। एसी सर्किट, एसी सर्किट। तो एसी सर्किट के बारे में जानने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो एसी सर्किट की बात करें, ठीक। एसी सर्किट आपकी दो सर्किट हुई। एक देखो, इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो एक आपकी एवरेज वैल्यू होती है, एक आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो ए ओमेगा टी है। तो वह राशि, वह इंटरनेशनल राशि या वह राशि जो इसका एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के अनुसार चेंज होता है। देखो, ये एम्पलीट्यूड है, क्या है, एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड है और इसका एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समय के अनुसार चेंज होता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग राशि क्या होती है, अल्टरनेटिंग राशि, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होती है। अगर बात की जाए जिसका एम्पलीट्यूड, नंबर एक एसी में एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के अनुसार चेंज होती है। चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम समय के अनुसार चेंज होते हैं। इसका एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार चेंज होती है। तो क्या क्या एम्पलीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इतना जो वैल्यू है आरएमएस, एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो एवरेज वैल्यू देखा जाए तो कितना होता है, तो इसका एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू अगर इसमें निकालें तो सीधा सीधा इसमें कुछ आई ए बी 2IM अपान पाई। इसका एवरेज वैल्यू आपका क्या हो गया, 0.636 मैक्सिमम वैल्यू। एवरेज वैल्यू कितना हुआ, 0.636 मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज वैल्यू होता है। और इसका आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू देखा जाए कितना होता है, IM/√2 कितना होता है आरएमएस वैल्यू, तो कितना होता है 0.707 IM। ये भी होता है, नोट डाउन कर लीजिए, ये भी सब फार्मूले है। एवरेज वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है, पूछने को कुछ भी कर सकता है। आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू है। तो आपकी एवरेज वैल्यू इतना है, कितना है, 0.636 IM। आरएमएस वैल्यू कितना है, 0.707 IM। ठीक। तो अल्टरनेटिव
राशि क्या होती है? जिसका एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के अनुसार क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो वो अल्टरनेटिव क्वांटिटी, अल्टरनेटिव राशि कहलाती है। अल्टरनेटिव अब समझ गए होंगे। एसी सर्किट हम लोग चल रहे थे, इसमें अल्टरनेटिव राशि हम लोग क्वांटिटी की बात करें। अब बात आती है एवरेज वैल्यू हो गया, आरएमएस वैल्यू हो गया। अब बात आती है फॉर्म फैक्टर, फिर पिप फैक्टर। पहले फॉर्म फैक्टर आता है, बहुत जगह पूछता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर को केएफ से डिनोट करते हैं। तो केएफ इक्वल टू आरएमएस वैल्यू IM/√2, एवरेज वैल्यू 2IM/π। तो ऊपर चला जाएगा 2√2। तो कितना आ गया आपका? केएफ की वैल्यू कितनी है आपकी? 1.11। केएफ की वैल्यू कितनी है? 1.11। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1.1। तो आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू के अनुपात को फॉर्म फैक्टर, एक दिमाग बैठा लीजिए, कभी कभी ये पूछ लेता है फॉर्म फैक्टर। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्म फैक्टर, रूप गुणांक। अब एक आता है पिप फैक्टर। पिप फैक्टर, अब पिप फैक्टर की बात करें तो पिप फैक्टर KP, तो मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू केपी पिप फैक्टर की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू की बात क्या है? IM, आरएमएस वैल्यू IM/√2। ठीक, √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 आ गया, 1.414। ये आपका पिप फैक्टर है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है और कभी कभी ये भी पूछ लेता है 1.414। तो पिप फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 1.414। फॉर्म फैक्टर आपका होगा आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। अब पिप फैक्टर, पिप फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, इसको पिप फैक्टर बोलते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा हर जगह पूछता है, तो आप लोग तैयार रखिएगा। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पिप फैक्टर, मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, पिप फैक्टर। अब इसको हम डिलीट करते हैं। याद रखिएगा पिप फैक्टर का मान 1.414, फॉर्म फैक्टर का मान 1.1। अब बात आती है प्रत्यावर्ती राशि को ज्ञात करने के लिए विधि। प्रत्यावर्ती राशि को
ज्ञात करने की विधि। अब दो प्रकार की होती है, पहला मध्यमान, दूसरा इंटीग्रेशन। पहला हम लोग मध्यमान से करें। मिड ऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट मेथड। मिड ऑर्डिनेट मेथड में देखो, पहले एवरेज वैल्यू निकालते हैं, करंट के केस में निकालो चाहे करंट के केस में निकालते हैं, क्यू डी सी अपॉन क्यू ए सी। ठीक, तो आई टी यहाँ भी हो गया, तो आई टी तो यहाँ भी हो गया, फिर डी सी हो गया, ए सी हो गया, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं एन इंटू जीरो आई टी अपॉन एन। यहाँ क्या हो गया, आई वन टी अपॉन एन प्लस आई टू टी अपॉन एन डॉट और प्लस आई थ्री टी अपॉन एन। मिड ऑर्डिनेट मेथड, उसके बाद इंटीग्रल मेथड से निकालेंगे, तो तीन मान लीजिए डॉट आई एन टी अपॉन एन। तो अब क्या है, टी बाहर निकाल लें, तो अगर हम टी बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, आई वन आई टू आई थ्री डॉट आई एन अपॉन एन, आई डी सी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, आई एवरेज। आई डी सी का मतलब आई एवरेज, आई वन आई टू आई थ्री डॉट आई एन अपॉन एन। नोट डाउन कर लीजिए एवरेज वैल्यू, इसी को आई डी सी भी बोलते हैं, एवरेज वैल्यू को आई डी सी वैल्यू। तो मिड ऑर्डिनेट मेथड में हम एवरेज वैल्यू ज्ञात करेंगे। या इसको लिख सकते हो, इसी को प्रत्यावर्ती राशि के मान को, इसको एक हेडिंग और लिख सकते हो, प्रत्यावर्ती राशि के मान को ज्ञात करने के विधि। मतलब दोनों सही है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। मिड ऑर्डिनेट मेथड, अब आरएमएस वैल्यू की बात करें, इसकी आरएमएस वैल्यू की, आरएमएस वैल्यू की बात करें, एच डी सी इक्वल टू एच ए सी आई स्क्वायर आर टी आई स्क्वायर आर टी। इसका इक्वेशन हो जाएगा एन जीरो आई स्क्वायर आर टी अपान एन। ठीक, ये डी सी हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक, तो वोल्टेज भी इसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग आई एन स्क्वायर आर टी अपान एन, ठीक, प्लस आई टू स्क्वायर आर टी अपान एन आई थ्री स्क्वायर आर टी अपान एन डॉट आई एन स्क्वायर आर टी अपान एन। अगर आर टी से हम बाहर कर दें तो क्या हो गया, आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर डॉट आई एन स्क्वायर अपान एन। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर डी सी आर टी से आर टी कैंसिल हो गया। तो इसको नोट कर लिए होंगे। फिफ्थ फैक्टर
आई डी सी इक्वल टू आई ए वी आई आर एम एस। यहाँ क्या आ गया आई स्क्वायर डी सी, इसी को आई आर एम एस बोल सकते हो। इन क्या होगा आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर डॉट डॉट आई एन स्क्वायर, ठीक, अपान एन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई आर एम एस, आई वन का स्क्वायर आई टू का स्क्वायर प्लस आई थ्री का स्क्वायर डॉट डॉट आई एन का स्क्वायर अपान एन। लीजिए आप लोगों के सामने हमने नोट डाउन कर लिया है, नोट डाउन कर लीजिए। तो कैसे आप निकालना हो आप पर डिपेंड करता है। ऐसे वोल्टेज के भी केस में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने आरएमएस वैल्यू, अब इंटीग्रल मेथड मिड ऑर्डिनेट मेथड से निकाल दिए, मध्यमान विधि मिड ऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं। अब हम लोग ज्ञात करते हैं किसका, इंटीग्रल मेथड। कौन सा मेथड, इंटीग्रल मेथड, ठीक, इंटीग्रल मेथड। क्या ज्ञात करेंगे, इंटीग्रल मेथड इन इंटीग्रल मेथड। इंटीग्रल मेथड मतलब समाकलन विधि द्वारा। तो देखो हम लोग जो ज्ञात करते हैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, 0 से पाई तक। यहाँ एवरेज वैल्यू इसका 0 होता है, समझ गया। तो अगर एवरेज वैल्यू निकालें तो 1/पाई पाई टू 0 आई डी थीटा इतना रख सकते हैं। पाई इक्वल टू पाई जीरो आई एम साइन थीटा डी थीटा। तो आई पाई आई एम बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, कास थीटा अपन पाई इंटू 0 आई एम अपन पाई कास पाई कास 0। ये एक्सोसियंस, इसका एक्सोसियंस का मान 1 होता है -1 तो यहाँ क्या हो गया 2im/पाई, ठीक। एवरेज वैल्यू हमारा क्या निकला 2i/पाई, ठीक। अगर हम 2i/पाई, इसको एवरेज वैल्यू हमारा क्या निकलेगा 2i/पाई का अगर हम वैल्यू रखें 0.636 IM। नोट डाउन कर लीजिए। इंटीग्रल मेथड, एवरेज वैल्यू निकाली इंटीग्रल मेथड से। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। अब बात करते हैं अगला, एवरेज वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। हेडिंग डालिएगा एवरेज वैल्यू, ठीक। अब आरएमएस वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक। कौन सी वैल्यू ज्ञात करेंगे, आरएमएस वैल्यू ज्ञात करेंगे। याद रखिएगा 2i/पाई या 0.636 IM, ठीक। अब हम लोग ज्ञात करते हैं आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू।
RMS वैल्यू। सेम कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज़ है। यहाँ से चलते हैं RMS, तो 1/पाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, पाई इंटू 0 आई स्क्वायर डी थीटा IM का होल स्क्वायर अपॉन पाई। यहाँ क्या होगा, पाई इक्वल टू 0 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा IM का होल स्क्वायर अपॉन पाई 1 माइनस कास 2 थीटा अपॉन 2 पाई इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई। यहाँ क्या बचा, यहाँ अवकलन यहाँ नहीं करेंगे, तो पाई इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 पाई इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका अगर करेंगे तो ये आपका थीटा मान लिया जाएगा, नहीं मान लो, तो ये आपका क्या बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा पाई, तो IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो RMS वैल्यू अगर हम इधर निकालें RMS का होल स्क्वायर, तो क्या बचा, IM का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो बचा के क्या, RMS वैल्यू आपका हो जाएगा I अपॉन √2 और RMS वैल्यू 0.707 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, ये RMS वैल्यू इंटीग्रल मेथड से, तो कभी कभी आता है, इस सब के बारे में आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो शानदार मौका है। इसको डिनोट कर देते हैं, अब आगे चलते हैं। और ये तो हो गया, अब इसका EMF निकालते, EMF कैसा है, क्या निकालते, EMF कैसा है। अगर EMF इक्वेशन ज्ञात करें, N कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन, N कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, क्या होगा, इक्वल टू N d∅/dt कितना होता है, -N। अगर इस चीज़ को हम इधर लिखिए, -N d इक्वल टू dt फाई इक्वल टू फाई m कास ओमेगा साइन ओमेगा t dt, तो है, अगर अवकलन कर देंगे तो n फाई m ओमेगा कास ओमेगा t, तो ये आपका बन जाएगा EM के ऊपर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा cos ओमेगा t हो जाएगा,
यहाँ आपका हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम फाई एम ओमेगा। साइन ओमेगा टी जब हम थीटा रख देते हैं कोई इसमें, तो ये बराबर क्या निकला, ई मैक्स अपान साइन थीटा। आ गया आपका तो ये कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात हो गया, इसका टू एम साइन थीटा, ये फार्मूला हो गया। तो आप लोगों को आज वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और यहाँ नोट्स बनाते चलिए, ठीक। सो थैंक्स।